Hello everyone, once again good morning all of you. In the pediatric portion, hello, good morning all of you. In the previous classes, we discussing about the unit number 5th, the nursing management of the children's disorders. In this we already completed with the two system disorders arises in the children's, that is the cardiovascular, congenital and the acquired both problems, and the gastrointestinal disorders in the children's. Today in the same 5th unit we discussing about the another system disorders related to the children's, that is the nervous system disorders. It means कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. आज हम जो यूनिट नंबर 5th के अंदर अनदर सिस्टम जो नर्वस सिस्टम कहलाता है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उसके जो पार्ट्स होते हैं, जो नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से जो डिसऑर्डर्स होते हैं चिल्ड्रंस के अंदर, उनसे रिलेटेड हम डिस्कशन करने वाले हैं. ठीक है, तो फर्स्ट कंजेनिटल डिसऑर्डर से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे इन द नर्वस सिस्टम के अंदर. ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग we going to be discussed today, that is the hydrocephalus. ठीक है, जो नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स के अंदर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं. जो प्रॉब्लम का नाम रहेगा हाइड्रोसेफालस. ठीक है, ये भी एक कंजेनाइटल प्रॉब्लम है जो नर्वस सिस्टम से बिलोंगिंग करती है. ठीक है, द हाइड्रोसेफालस इट्स इंट्रोडक्शन फेज. हाइड्रोसेफालस इज कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स. ठीक है, मीन्स ये हाइड्रोसेफालस दो वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है. ठीक है, इफ वी सबडिविजन ऑफ द हाइड्रोसेफालस, फर्स्ट वर्ड इट मींस हाइड्रो. ठीक है, जो हाइड्रो वर्ड का मीनिंग होता है लिक्विड या फिर कोई फ्लूइड. ठीक है, मतलब लिक्विड या फिर फ्लूइड होता है, उसको हम हाइड्रो के नाम से जाना जाता है. ठीक है, एंड द सिफेलोन. ठीक है, सिफेलोन इट मींस की हेड. ठीक है, तो हाइड्रोसेफेलोन मतलब हेड के अंदर फ्लूइड या फिर कोई लिक्विड का बढ़ जाना. ठीक है, तो वो कंडीशन कहलाती है हाइड्रोसेफेलस. ये हाइड्रोसेफेलस के अंदर दो वर्ड्स मिलकर बना हुआ है. ठीक है, फर्स्ट हाइड्रो इट मींस की लिक्विड या फिर कोई फ्लूइड. ठीक है, एंड सेकंड वर्ड इज सेफेलोन. ठीक है, सेफेलोन इट मींस की हेड. ठीक है, तो in the detail we discuss about the as it is and the congenital neurological disorder. means ये एक जन्मजात मतलब जन्म के टाइम से ही उसके अंदर अवेलेबल होने वाला एक congenital disorder है related to the neurological disorder. means ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एक जन्मजात मतलब जो बर्थ के टाइम से ही अवेलेबल होने वाला एक कंजेनाइटल प्रॉब्लम है. ठीक है, इन द चिल्ड्रंस, जो चिल्ड्रंस के अंदर अवेलेबल रहता है. एज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द CSF. ठीक है, द CSF स्टैंड फॉर द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या है, नर्वस सिस्टम का न्यूरोलॉजिकल एक डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं एज एक्सेसिव एक्यूमुलेशन. ठीक है, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कि ज्यादा मात्रा हायर अमाउंट के अंदर उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है. ठीक है, द एक्यूमुलेशन होगा वो किसका होगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. मतलब नॉर्मल एरिया एनाटॉमी हम यदि डिस्कशन करें तो स्कल वाले पोर्शन के अंदर जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है, तो उस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो फ्लूइड होता है वो भरा हुआ होता है, दैट्स नेम इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ठीक है, तो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो इसके अंदर जो नॉर्मल अमाउंट के अंदर यदि होना चाहिए. ठीक है, तो वो नॉर्मल अमाउंट के अंदर यदि अवेलेबल है. ठीक है, जैसे कि बर्थ के टाइम से इंडिविजुअल पर्सन के अंदर 150 ml ऑलरेडी भरा हुआ रहता है. ठीक है, जो नॉर्मल अमाउंट के अंदर इंडिविजुअल पर्सन द बर्थ के टाइम से ही 150 ml होता है वो भरा हुआ रहता है. ठीक है, और पर डे के हिसाब से इंडिविजुअल पर्सन के अंदर बर्थ के टाइम से ही जो पहले बर्थ के टाइम से अवेलेबल होता है ऑलरेडी वो 150 ml उसके अंदर होता है. ठीक है, बट डेली के हिसाब से 500 ml
500 ml डेली का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। मीन्स जो ब्रेन की जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो अपेंडिबल सेल्स होती, ठीक है, तो उन अपेंडिबल सेल्स के द्वारा पर डे के हिसाब से 500 ml जो सेरेब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड होता है वो भरा हुआ रहता है, ठीक है। और बर्थ के टाइम से ऑलरेडी जो अवेलेबल रहता है वो कितना होता है 150 ml, ठीक है। तो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एक नॉर्मल क्राइटेरिया है, ठीक है। बट किसी अबनॉर्मलिटी की होने की वजह से, ठीक है, एज लाइक कंजेनाइटल अल्ट्रेशन की वजह से स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गया या फिर कोई अदर प्रॉब्लम होगी, तो इसकी वजह से जो 500 ml से यदि ज्यादा से ज्यादा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इस हेड की कैविटी के अंदर यदि एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है, तो या तो क्या हो सकता है कि ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो इसका फ्लो होता है, मतलब जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो जो नर्वस सिस्टम के जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। और मेनली ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के वहां पर अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो उसके अंदर यदि एक्सेसिव अमाउंट के अंदर यदि ब्रेन की कैविटी के अंदर यदि एक्यूमुलेशन हो जाता है हेड के अंदर, ठीक है, by excessive accumulation of the cerebrospinal fluid in the cranial cavity, means cranial cavity it means कि जो हेड होता है, ठीक है, हेड होता है, तो हेड का जो कैविटी होती है उसको आप क्रेनियल कैविटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्रेनियल कैविटी की मतलब जो ये स्कल है, जो खोपड़ी वाला जो एरिया है उसके अंदर वाला जो पोर्शन होता है उसको क्रेनियल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। तो क्रेनियल कैविटी के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो सेरेब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड होता है उसका नॉर्मल 500 ml से उसका हायर अमाउंट, हायर लेवल अमाउंट के अंदर उसका एक्यूमुलेशन हो जाना, जो कंडीशन सराउंड टू द ब्रेन, वो ब्रेन के सराउंडिंग होती है, अराइज द वेरियस अल्ट्रेशन, और इसकी वजह से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो अराइजेस हो जाती है, ठीक है। दैट कंडीशन नॉन एज अ हाइड्रोसेफेलस, ठीक है, इस कंडीशन को हाइड्रोसेफेलस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मीन्स इन डिटेल वंस अगेन आई एक्सप्लेन कि नॉर्मल अमाउंट के अंदर बर्थ के टाइम से 150 ml जो CSF होता है वो अवेलेबल रहता है, ठीक है। और पर डे के हिसाब से 500 ml डेली का जो अपेंडिबल सेल्स होती है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, वो प्रोडक्शन करती है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। यदि वो नॉर्मल क्वांटिटी के अंदर पर डे के हिसाब से 500 ml यदि कर रही है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ऑर्गन्स उसके एरिया के अंदर जो सेरेब्रोस्पाइनल जितना फ्लूइड बन रहा है उसका एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, तो वो बैलेंस के अंदर वो कैविटी के अंदर रहेगा, ठीक है। बट कोई अबनॉर्मलिटी हो जाए, जैसे कि उसका एक्सेसिव उसका प्रोडक्शन हो जाए या फिर उसका बैलेंस होता है वो इम्बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो इम्बैलेंस होने की वजह से क्या होगा कि ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो डे बाय डे जो क्रेनियल कैविटी होती है उसके अंदर ही जमा होता रहेगा, ठीक है। और इसकी वजह से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो अराइजेस हो सकती है। दैट कंडीशन नॉन एज द हाइड्रोसेफेलस, इस कंडीशन को हम हाइड्रोसेफेलस के नाम से जाना जाता है। Okay, the next one, the second heading, that is the types of the hydrocephalus, ठीक है। Means the hydrocephalus जो क्लासिफिकेशन की हाइड्रोसेफेलस वाली जो कंडीशंस होती है उसको कितने टाइप्स के अंदर उसको डिवीजन किया गया है, ठीक है। तो हियर द हाइड्रोसेफेलस क्लासिफाइड इनटू द टू सब टाइप्स दैट आर फॉलोइंग। फर्स्ट वन, इट इज अ communicating, and the second type, that is a non-communicating hydrocephalus, ठीक है। Means the hydrocephalus mainly divided into the two subtypes. The first type, that is a communicating hydrocephalus, and the second one, that is a non-communicating hydrocephalus, ठीक है। In the detail, the actual meaning of the communicating and the non-communicating here are the following. The communicating, it means the
है कि हर जगह उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि स्टार्टिंग से लेकर जो एंडिंग वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, और जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका जो रास्ता होता है, ठीक है, जो कम्युनिकेशन होता है वो कहाँ से कहाँ पे जाती है, यहाँ से वहां फ्लो करेगा, वहां से आगे फ्लो करेगा, फिर यहाँ से उसको वहां जाना है। तो ये इसका कनेक्शन, मतलब उसका जो पूरा कम्युनिकेशन होगा वो सही तरीके से होता है, तो वो होगा कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस, ठीक है। मीन्स हाइड्रोसेफेलस के अंदर जो सेरिब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड का जो पाथवे होता है, मतलब उसका जो फ्लो होने का जो रास्ता होता है वो नॉर्मल तरीके से होगा। बट इसके अंदर जो कम्युनिकेटिंग वाला हाइड्रोसेफेलस के अंदर क्या होगा कि द कम्युनिकेटिंग hydrocephalus means the flow of the cerebrospinal fluid in the whole cranial cavity, no any obstruction, ठीक है। वो पूरी जो क्रेनियल कैविटी होती है, मतलब जो ब्रेन का जो सराउंडिंग जो स्कल का जो एरिया होता है जहाँ पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो फ्लो करता है, ठीक है। तो उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहेगा, पूरी क्रेनियल कैविटी के अंदर वो इजीली फ्लो हो सकता है, ठीक है। बट फिर भी ऐसी क्या कंडीशन होती है जिसकी वजह से जो हाइड्रोसेफेलस वाली कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो बड़ा का बड़ा उसके अंदर रह सकता है, ठीक है। तो इसका रीजन हो सकता है देयर इज अ प्रॉब्लम इन द अबनॉर्मल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब इस कंडीशन के अंदर जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो फ्लो होता है, ठीक है, मतलब उसका जो रास्ता होता है वो तो नॉर्मल होता है, ठीक है। बट इस कंडीशन के अंदर जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो नॉर्मल अमाउंट, मतलब ऑलरेडी जो मैंने बताया था कि बर्थ के टाइम से ही जो बेबी बर्थ होता है, ठीक है, तो 150 ml उसके अंदर अवेलेबल रहता है, ठीक है। और पर डे के हिसाब से उसी के अंदर 500 ml पर डे के हिसाब से उसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन इतना होता है और जितना प्रोडक्शन होता है उतना का उतना 100% वो एब्जॉर्ब भी होता है। पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन इतना होता है 500 ml, ठीक है। ये अमाउंट तो हमेशा अवेलेबल रहता ही है, ठीक है। बर्थ के टाइम से जितना अवेलेबल रहता है वो एनी टाइम वो अवेलेबल, उसके अंदर 150 ml तो अवेलेबल रहता ही है, ठीक है। बट 500 ml जो पर डे के हिसाब से उसके अंदर प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो पर डे के हिसाब से 500 ml उसका प्रोडक्शन होता है और 500 का पूरा तो 100%, इट मीन्स की टोटल 500 ml उसी का ही वापस एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, ठीक है। मतलब वो एब्जॉर्प्शन किया जाता है, मतलब वापस उसको यूटिलाइज भी किया जाता है, ठीक है। मतलब जितना 500 ml उसका प्रोडक्शन हुआ पर डे के हिसाब से, तो उतना का उतना उसी के अंदर 500 ml होता है वो पूरा का पूरा टोटली एब्जॉर्ब भी हो जाता है, ठीक है। बट जो कम्युनिकेटिंग जो हाइड्रोसेफेलस वाला जो टाइप्स है, मतलब जो कम्युनिकेटिंग टाइप्स का जो हाइड्रोसेफेलस है उस कंडीशन के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल का प्रोडक्शन होगा वो ज्यादा हो सकता है, 500 से 600 ml हो सकता है, ठीक है, 700 ml हो सकता है, ठीक है, 800 ml हो सकता है, ठीक है। तो यदि ये अबनॉर्मल टाइप से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। मतलब नॉर्मली 500 होना चाहिए, उसकी जगह पे 600, 700, 800 तक हो रहा है, ठीक है। और एक तरफ प्रोडक्शन भी उसका अंदर ज्यादा से ज्यादा हो रहा है और दूसरी तरफ जो पर डे के हिसाब से जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए जितना कि 600 हो रहा है, तो टोटली यदि 600 ml वो एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, ठीक है। मतलब 600 हो रहा है उसका प्रोडक्शन और 600 पूरा का पूरा यूटिलाइज उसका एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, तो वो बैलेंस के अंदर रहेगा, ठीक है। मतलब अमाउंट होगा वो जितना है उतना का उतना ही रहेगा, ठीक है। बट बाई चांस किसी अबनॉर्मलिटी की होने की वजह से कि 600 प्रोडक्शन हो रहा है, 600 प्रोडक्शन हुआ और उसका एब्जॉर्प्शन कितना हुआ 300 ml, ठीक है। तो ये तो अबनॉर्मलिटी कंडीशन हो गई ना कि
600 का प्रोडक्शन, एक ज्यादा तो प्रोडक्शन हुआ और उसका जो एब्जॉर्प्शन होना था वो 300 ml हुआ, ठीक है। तो वो इसके अंदर जो लेफ्ट बचा हुआ जो 300 ml है वो इस क्रेनियल कैविटी के अंदर ही बना हुआ रहेगा, ठीक है। और पर वापस दूसरे दिन होगा अगेन 600 की बजाय 700 प्रोडक्शन होगा, ठीक है। और 700 के अंदर जो एब्जॉर्प्शन कितना हुआ 200 ml, ठीक है। तो 700 में से 200 ml यदि एब्जॉर्प्शन होता है तो पीछे लेफ्ट कितना रहता है 500 ml, ठीक है। तो 500 ml ऑलरेडी वो क्रेनियल कैविटी के अंदर रहेगा, तो वो धीरे धीरे उसके अंदर ही एक्यूमुलेशन होता रहेगा, ठीक है। तो जो कम्युनिकेटिंग टाइप का जो हाइड्रोसेफेलस वाली कंडीशन, उसके अंदर जो उसका क्रेनियल कैविटी के अंदर जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो पाथवे होता है, ठीक है, मतलब उसका जो फ्लो जो एरिया होता है, मतलब जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का फ्लो जो एरिया होता है उसको नॉर्मल होता है, ठीक है। बट इसके अंदर जो पर डे के हिसाब से उसका प्रोडक्शन और उसका जो यूटिलाइजेशन, उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो अबनॉर्मल तरीके से होता है, ठीक है। तो वो कंडीशन कहलाती है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस, ठीक है। जो हाइड्रोसेफेलस जो कम्युनिकेटिंग टाइप के अंदर उसके अंदर एब्जॉर्प्शन और प्रोडक्शन होता है, इसकी वजह से वो धीरे धीरे एक्यूमुलेशन होता रहता है। Okay, the next classification types of the hydrocephalus, that is non-communication hydrocephalus, ठीक है। तो non-communicating hydrocephalus it means ये कि communication का मतलब होता है कि उसका रास्ता, ठीक है। तो रास्ता या फिर उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि यहाँ से इसको गया, इसको से वापस इसको, फिर वापस अगेन आगे की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। मीन्स यहाँ से वहां फिर आगे फ्लो करेगा, फिर आगे जाएगा, फिर यूटिलाइजेशन जगह के ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो वो तो उसका कम्युनिकेशन हुआ कि इससे कांटेक्ट हुआ, फिर यहाँ से फ्लो किया, फिर आगे गया, फिर आगे से उसी तरह आगे की तरफ गया। तो ये इसका जो कम्युनिकेशन होता है वो सही तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो वो कहलाता है जो कम्युनिकेशन। बट उसके अंदर प्रॉब्लम थी कि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था और एब्जॉर्प्शन कम हो रहा था, ठीक है। बट जो सेकेंड टाइप है, ठीक है, सेकेंड टाइप के अंदर ऐसा होता है कि द नॉन कम्युनिकेशन मीन्स द फ्लो ऑफ द cerebrospinal fluid in the whole cranial cavity is not possible, ठीक है। मीन्स जो नॉन कम्युनिकेशन वाला जो हाइड्रोसेफेलस वाली कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो सेरेब्रोस्पाइनल का जो नॉर्मल क्राइटेरिया होता है, इससे जस्ट आगे के पार्ट के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि हाइड्रोसेफेलस का जो पाथवे क्या होता है, ठीक है। इससे आगे हम डिस्कशन करेंगे। तो नॉर्मल जो पाथवे होता है कि वहां से जो जहां से प्रोडक्शन होता है, जो एब्जॉर्प्शन वाली जगह तक उसका पहुंचना, ठीक है। तो उस रास्ते के अंदर यदि उसके पाथवे के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से वो टारगेट जगह के ऊपर जहां पे उसका यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है, प्रोडक्शन वाली जगह से लेकर उसका जो कम्युनिकेशन करने का लास्ट जो एरिया होता है वो एब्जॉर्प्शन, जहां पे उसका यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन वाला एरिया से लेकर उसका जो यूटिलाइजेशन वाला एरिया है, ठीक है, तो वहां तक उसको पहुंचने के लिए जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, तो उस रास्ते के अंदर यदि कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ठीक है, तो इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो इस यूटिलाइजेशन, ये जो यूटिलाइजेशन वाली जो जगह है या यहाँ से वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो उसके रास्ते के अंदर यदि कुछ प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो वो कंडीशन कहलाती है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस, ठीक है। तो ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द ड्रेनेज पाथवे, ठीक है, तो इसकी वजह से उसके फ्लो के अंदर यदि कोई डिस्टर्बेंस ऑब्स्ट्रक्शन यदि होता है तो वो कंडीशन नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस कहलाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट बनता है कि जो हाइड्रोसेफेलस नॉर्मल क्राइटेरिया कि जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो फ्लो, ठीक है, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो एब्जॉर्प्शन और जो प्रोडक्शन जो कैसे होता है, ठीक है, तो उसका हम जो डिटेल के अंदर हम डिस्कशन करते हैं कि वो कहाँ से फ्लो होता है, वो कहाँ तक
वो जाता है, ठीक है। तो पर डे के हिसाब से जो हमने बोला था कि मतलब ऑलरेडी बर्थ के टाइम से 150 ml होता है, वो इस एरिया के अंदर अवेलेबल रहता ही है, ठीक है। मतलब सेरेब्रोस्पाइनल जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो एरिया होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो उस जगह के ऊपर ही सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, वो सर्कुलेट करता है, ठीक है। और बर्थ के टाइम से 150 ml अवेलेबल रहता है, ठीक है। पर डे के हिसाब से जो हमने बोला 500 ml प्रोडक्शन होता है, ठीक है। पर उसका जो प्रोडक्शन से लेकर उसका यूटिलाइजेशन प्लेस कहाँ पे होता है, तो उसका क्राइटेरिया आपके सामने है, ठीक है। फर्स्ट वन, जो ब्रेन का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कैविटी होती है, उसी के अंदर एक एरिया होता है कोरोइड प्लेक्सस, ठीक है। तो कोरोइड प्लेक्सस वाला जो ब्रेन का जो पार्ट होता है, तो उस पार्ट के अंदर से कोरोइड प्लेक्सस वाला जो एक एरिया होता है, उस कोरोइड प्लेक्सस के अंदर जो सेल होती है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो सेल्स होती है, अपेंडिबल सेल, ठीक है। जो अपेंडिबल जो सेल्स होती है वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रोडक्शन करती है पर डे के हिसाब से 500 ml, ठीक है। फिर वहां से वो फ्लो मतलब उसका प्रोडक्शन होने के बाद में जो सेरेब्रम के अंदर मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन का जो पार्ट होता है, तो उस ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, मतलब ब्रेन के अंदर जो एयर स्पेसेस होते हैं, ठीक है, तो उन एयर स्पेसेस को वेंट्रिकल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अपेंडिबल सेल्स के द्वारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रोडक्शन होने के बाद में वो फ्लो करता है फर्स्ट जो लेटरल वेंट्रिकल होता है, मतलब साइड बाय साइड जो वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, एक वेंट्रिकल फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल, ठीक है। तो वेंट्रिकल फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल दोनों लेटरल साइड के अंदर होते हैं, उनके अंदर फ्लो करता है, ठीक है। फिर वहां से इन जगह से फ्लो करने के बाद में आगे आएगा थर्ड वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। तो थर्ड जो फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल से वापस उसको थर्ड वेंट्रिकल के आने के लिए एक जो फोरामेन होता है, मतलब एक जो ओपनिंग होती है, ठीक है, मतलब फर्स्ट और सेकंड से वापस थर्ड के अंदर जाने के लिए सेरेब्रोस्पाइनल के लिए एक रास्ता अवेलेबल होता है, ठीक है। तो उस ओपनिंग को हम बोलते हैं फोरामेन मुनरो, ठीक है। तो उस फोरामेन मुनरो के द्वारा फर्स्ट और सेकंड जो लेटरल साइड के अंदर जो वेंट्रिकल्स होते हैं, उसके अंदर से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, जो फोरामेन ऑफ मुनरो के अंदर से वापस थर्ड वेंट्रिकल के अंदर आगे की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। फिर आगे थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर आने के लिए एक और ओपनिंग अवेलेबल रहती है, ठीक है। इस ओपनिंग को सैलियस डक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो थर्ड वेंट्रिकल के अंदर आ गया, थर्ड वेंट्रिकल से आने के बाद में आगे कम्युनिकेट करेगा, मींस आगे फ्लो करेगा, ठीक है। तो आगे फ्लो करेगा, थर्ड से फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर आने के लिए एक और ओपनिंग अवेलेबल होती है, जो इसको सैलियस डक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर आ गया ओपनिंग थी सैलियस डक्ट, ठीक है। अभी फोर्थ वेंट्रिकल से अंदर आने के बाद में आगे वो दो एरिया के अंदर जो पाथवे के अंदर अवेलेबल होता है, और वो जो सब एरेक्नोइड जो स्पेस होता है, ठीक है, मतलब जो एरेक्नोइड मैटर होता है, उस एरेक्नोइड जो एक मेनिंजेस की जो लेयर ब्रेन की जो लेयर्स होती है उसको मेनिंजेस बोलते हैं, ठीक है। और जो मेनिंजेस के बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, और एरेक्नोइड मतलब जो बीच के अंदर जो मेनिंजेस होती है एरेक्नोइड स्पेस, ठीक है। तो एरेक्नोइड मैटर के अंदर जो स्पेस अवेलेबल होता है, उसके अंदर विलाई अवेलेबल होती है, मतलब जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है। तो उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो सेरेब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड होता है उसका एब्जॉर्प्शन या फिर यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो इस फोर्थ वेंट्रिकल से वापस उसको सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर जो विलाई मतलब जो हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर अवेलेबल होते हैं, जिसके द्वारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, ठीक है। तो फोर्थ वेंट्रिकल से वो सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर सर्कुलेट होने के बाद में उस विलाई के वहां पर उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। तो थर्ड से फोर्थ में आ गया, और
फोर्स से वापस सब एलिमेंट विलाई के वहां पे पहुंचने के लिए 2 ओपनिंग उसके अंदर और अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो वो ओपनिंग का नाम है द फोरामेन लस्का एंड द फोरामेन मैजिंगियरी, ठीक है। द फोरामेन लस्का एंड द फोरामेन मैजिंगियरी, इनके द्वारा जो फोर्थ वेंट्रिकल से सब एलिमेंट स्पेस के अंदर सेरेब्रोस्पाइन में होता है वो फ्लूइड फ्लो करता है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फ्लो रेट देखा कि वहां से कितना अमाउंट का प्रोडक्शन होता है, फिर दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर स्पेस के अंदर फ्लो करता है, फिर थर्ड वेंट्रिकल के अंदर आता है, थर्ड वेंट्रिकल से अंदर आने के लिए फोरामेन मुंड्रो के द्वारा फ्लो करता है, फिर थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ में अंदर आने के लिए सेल्वियस डक्ट, फिर फोर्थ से सब एलिमेंट स्पेस के अंदर लस्का एंड मैजिंगियरी के द्वारा वो फ्लो करता है, ठीक है। बट जो हमने पढ़ा नॉन कम्युनिकेटिंग टाइप का जो हाइड्रोसेफेलस के अंदर हमने देखा कि उसका जो फ्लो करने का जो रास्ता होता है, जो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन का उसका जो फ्लो एरिया होता है, उस फ्लो एरिया के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। अब एग्जांपल आप देखिए कि ये यदि क्लोज है या फिर ये वाला यदि क्लोज है या फिर ये यदि क्लोज है, ठीक है। तो ये यदि जो ओपनिंग्स है जहां से आगे से आगे फ्लो करने के लिए ये ओपनिंग यदि क्लोज है, ठीक है। तो ये यदि क्लोज रहेगा तो जो वेंट्रिकल्स लेफ्ट जो फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल्स होते हैं तो उसके अंदर से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा वो थर्ड के अंदर नहीं आ पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो आने का जो रास्ता होता है फोरामेन मुंड्रो, ठीक है। तो ये फोरामेन मुंड्रो क्लोज रहेगा, ठीक है। ये यदि क्लोज है या फिर कोई ट्यूमर की वजह से यदि ऑब्स्ट्रक्शन है उसके अंदर, ठीक है, तो इसकी वजह से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आगे नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लीजिए कि ये वाला ओपनिंग खुली है, ठीक है, जो फोरामेन जो मुंड्रो है वो खुला है, ठीक है, कि ये नॉर्मली खुला है तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहां से यहां फ्लो कर पाएगा और थर्ड वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। बट आगे उसको फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर जाने के लिए उसको एक रास्ता होता है सेल्वियस डक्ट, ठीक है। तो उस सेल्वियस डक्ट के अंदर यदि कोई ओपनिंग यदि नहीं है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है तो वो उस थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन की वजह से भी जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो इस एरिया के अंदर ही भरा हुआ रह सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर भी हाइड्रोसेफेलस वाली कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है। ओके, तो these all clarification about the types of the hydrocephalus, the communication and the non-communicating. The next heading, the etiological factors which may responsible for the hydrocephalus condition, ठीक है। तो here are the factors which may arise the hydrocephalus. First one, the gene subnormality, ठीक है, means at the time of the pregnancy formation of the children, मतलब चाइल्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो पैरेंटल जो जीन्स होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके अंदर यदि डिफॉर्मिटी होने की वजह से भी एट द टाइम ऑफ द ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब ऑर्गन का जब फॉर्मेशन हो रहा होगा तो उस टाइम पीरियड के अंदर जो नर्वस सिस्टम का जो पार्ट होता है, ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो अब नॉर्मल तरीके से यदि बन जाएगा तो हाइड्रोसेफेलस वाली कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है। मैटरनल लाइफस्टाइल एंड ड्रग एडिक्ट, मदर है जो स्मोकिंग लाइफस्टाइल, फास्ट फूड या फिर कोई अदर मेडिसिन थेरेपी वगैरह एट द टाइम ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस यदि लेती है, ठीक है, तो इसकी वजह से स्ट्रक्चरल या फिर जो सेल का जो फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम की जो सेल्स होती है, मतलब अपेंडिकल सेल्स जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रोडक्शन करती है वो अब नॉर्मल तरीके से होगी तो या तो फिर उसका वो कम प्रोडक्शन होगा या फिर उसका ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। द नेक्स्ट वन, द टेराटोजेनेसिटी, मतलब ऐसे जो हाईली जो एक्टिवेटेड जो केमिकल वगैरह लेती है, ठीक है, तो उसकी वजह से स्ट्रक्चरल और जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। रिपीटेडली
रेडिएशन एक्सपोजर, ठीक है, और लंबे पीरियड तक जो ऑर्गेनोजेनेसिस के टाइम के पीरियड के अंदर जब फर्स्ट मंथ के अंदर ही जो नर्वस सिस्टम होता है वो उसका जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो उस टाइम पीरियड के अंदर रिपीटेडली मदर को किसी डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए रिपीटेडली उसको एक्सरे या फिर जो अदर जो रेडिएशन वाली जो डायग्नोस्टिक मेथड होता है उसके एक्सपोजर में यदि लाया जाता है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट दूसरा इसके अंदर कॉज जो अल्टरनेटिव कॉज हो सकता है कि डिलीवरी पाथवे ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, मींस जो बेबी होता है उसके ऑर्गन फॉर्मेशन के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है, बट जब उसका डिलीवरी हो रहा मतलब मदर के पेट में से वो बाहर की तरफ जो डिलीवर होने वाला होता है, ठीक है, तो मदर के अंदर जो डिलीवरी होने का जो रास्ता होता है, ठीक है, तो उस रास्ते के अंदर यदि कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है तो हेड के ऊपर कोई इंजरी वगैरह लग सकती है या फिर प्रेशर लग सकता है, ठीक है, तो जब वो पेट के अंदर से यदि वो बाहर आएगा तो बाहर आने के टाइम पीरियड के अंदर हेड के ऊपर कोई इंजरी वगैरह या फिर प्रेशर लगने की वजह से अबनॉर्मलिटी अराइज हो सकती है, ठीक है, या फिर इंस्ट्रूमेंटल इंजरी, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंटल इंजरी का मतलब होता है कि जो चाइल्ड होता है उसको रिसीव करने मतलब डिलीवरी करने के लिए बहुत सारे जो फोर्सेप्स या फिर जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं वो हम यूज के अंदर लेते हैं, ठीक है, तो वो पकड़ने के लिए जो इंजरी वगैरह उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी हो सकती है, ठीक है, तो इस कंडीशन की वजह से भी हेड के ऊपर इंजरी और अबनॉर्मलिटी अराइज हो सकती है, ठीक है। ओके, तो हियर आर द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स व्हिच मे अराइज द हाइड्रोसेफेलस कंडीशन। Okay, the next after the etiological factors, here is the pathophysiology mechanism about the hydrocephalus. Means एक जो बेबी है जिसको हाइड्रोसेफेलस वाली कंडीशन है तो उसके अंदर हाइड्रोसेफेलस जो सीएसएफ का जो मैकेनिज्म रहता है वो कैसा रहता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। चिल्ड्रंस के अंदर कोई भी कंडीशन हो सकती है, या तो अबनॉर्मल प्रोडक्शन हो रहा है या फिर जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसका कम हो रहा है, ठीक है, ठीक है, तो ये ऐसी कंडीशन हो सकती है, या फिर और के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ द सीएसएफ मतलब जो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के जो फ्लो का जो क्राइटेरिया हमने बताया, ठीक है, ये दोनों कंडीशन उसके अंदर हो सकती है या फिर एक भी उसके अंदर हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट आगे क्या होगा, डे बाय डे एक्यूमुलेशन इन द क्रेनियल कैविटी, ठीक है, मतलब डे बाय डे कुछ भी अबनॉर्मलिटी होने की वजह से या तो फिर ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और कम उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो सेरेब्रोस्पाइनल उसके अंदर भरा का भरा रहेगा, या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है तो वो या तो फिर कोई वेंट्रिकल के अंदर जो स्पेस होता है वो उस वेंट्रिकल स्पेसेस के अंदर जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड अवेलेबल रहेगा, टारगेट जो उसका जो सब एरेक्नोइड स्पेस की जो विलाई होती है जहां पर उसका एब्जॉर्प्शन होता है तो उस टारगेट एरिया के ऊपर नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, तो इसकी वजह से एंटर द न्यूरोलॉजिकल फंक्शन और जो नर्वस सिस्टम का जो फंक्शंस होता है उसके अंदर अल्ट्रेशन आ सकता है और स्ट्रक्चरल वेरिएशन भी उसके अंदर आ सकती है, ठीक है, और मैनी न्यूरोलॉजिकल और द अदर सिस्टम आर अफेक्टेड, ठीक है, और इसकी वजह से सेल्फ जो नर्वस सिस्टम के जो फंक्शंस होते हैं वो भी उसके अंदर अल्टर्ड हो सकते हैं और नर्वस सिस्टम जो अदर ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, ठीक है, तो अदर ऑर्गन्स भी उसके द्वारा जो अफेक्टेड होते रहते हैं, ठीक है, तो ये मैकेनिज्म उस बेबी विद द हाइड्रोसेफेलस के अंदर हो सकता है। Okay, then next after the pathophysiology, next heading the clinical manifestation in the hydrocephalus, ठीक है, हाइड्रोसेफेलस के अंदर क्या कौन से जो सिम्टम्स होते हैं वो अराइज हो सकते हैं, तो हियर आर द सिम्टम्स which can notice in the baby with the hydrocephalus, increase the intracranial pressure, ठीक है, इंसान जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर मतलब जो क्रेनियल कैविटी मतलब जहां पे जो स्कल के जो अंदर वाला जो एरिया होता है उसके अंदर फ्लूइड होता है, मतलब एज एग्जांपल आप देखिए जो हमारे ब्लड वेसल्स होती है
तो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड होता है वो जो लिक्विड पोर्शन होता है वो सर्कुलेट करता है, ठीक है। तो उसको हम ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो मतलब जो जब ब्लड फ्लो करता है तो उसका प्रेशर लगता है, तो ब्लड प्रेशर हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो सेम एज इट इज जो सेंट्रल नर्वस जो कैविटी होती है, जो उस ब्रेन वाले एरिया के अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो फ्लो करता है, ठीक है। तो उसका एक जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और वो प्रेशर होता है वो मेंटेनेंस होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के द्वारा, ठीक है। तो यदि इसके अंदर बेसिकली आप देखिए कि सेरेब्रोस्पाइनल यदि कम होगा तो आईसीबी भी कम होगा। अभी इस कंडीशन के अंदर आप देखिए कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तब बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होगा वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। बल्जिंग फंटेनेंस, ठीक है। बल्जिंग फंटेनेंस का मतलब जो छोटे बच्चे का जो स्कल होता है, ठीक है, उसका जो स्कल का जो हेड वाला जो एरिया होता है उसके अंदर स्पेस होता है जिसको आप फंटेनेंस बोलते हैं, ठीक है। मतलब छोटा जो बेबी होता है तो उसके अंदर जो स्कल वाला जो एरिया उसके अंदर जो ये ऐसा एरिया अवेलेबल रहता है, ठीक है। मतलब जो बोन्स होती है वो आपस में पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं रहती है, ठीक है। तो उसके अंदर थोड़ा बहुत स्पेस होता है वो रहता है, ठीक है। तो इसी को हम फंटेनेल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ज्यादा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होने की वजह से इस फंटेनेल्स के ऊपर प्रेशर बनेगा और वो ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। ये बल्जिंग इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये बल्जिंग हो गया फंटेनेल्स, ठीक है। मतलब ज्यादा प्रेशर लगने की वजह से ये अंदर की तरफ मुड़ गया, ठीक है। एज एग्जाम्पल देखिए कि इससे ऑपोजिट कंडीशन थी डायरिया के अंदर, ठीक है। डायरिया के अंदर ऐसा होता है सारा जो फ्लूइड होता है वो निकल जाने की वजह से फंटेनेल्स होता है वो उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये अंदर की तरफ धंसने लग जाता है, मतलब अंदर की तरफ जो धंसने लग जाता है, ठीक है। बट जो डायरिया के अंदर ऐसा होता है कि यदि फ्लूइड का लेवल कम होने की वजह से ये अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। बट हाइड्रोसेफेलस के अंदर ऑपोजिट होता है, ठीक है। इसके अंदर फ्लूइड ज्यादा होने की वजह से जो फंटेनेल्स होता है वो अंदर की तरफ ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है, बल्दी होने लग जाते हैं, ठीक है। वाइड सूचर लाइन्स, ठीक है, मीन्स जो स्कल की जो बोन्स होती है, ठीक है। तो स्कल की बोन्स के अंदर जो सूचर्स होते हैं, मतलब जो स्कल है, ठीक है, तो स्कल के अंदर ये जो सूचर्स होते हैं, ठीक है, वो आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं। स्टार्टिंग में बेबी का जो बोन्स होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, ठीक है। जैसे उसको मोड़ा जाए तो वो मुड़ सकती है, ठीक है। तो ज्यादा स्पेस पड़ेगा, तो मतलब ज्यादा प्रेशर रहेगा तो ये जो इसके अंदर स्पेस होता है वो बन सकता है, ठीक। तो थोड़ी थोड़ी दूर उसके अंदर हो सकती है, ठीक है। तो सूचर लाइन होती है वो वाइड हो सकती है, ठीक है। अटैक्सिया, अटैक्सिया इट मींस उसको चलने में प्रॉब्लम, ठीक है। उसका जो मूवमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन होगा वो नहीं हो पाएगा। निस्टैग्मस, ठीक है। निस्टैग्मस का मतलब होता है कि आई का रिपीटेडली मूवमेंट, ठीक है। मतलब आगे होती है वो बार बार इस वे के अंदर जो गोल गोल घूमने लग जाती है, ठीक है, इस वे के अंदर घूमने लग जाती है। अब नॉर्मल जो आई का जो मूवमेंट होता है, जो नर्वस सिस्टम का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो थिन स्कल बोन, ठीक है, तो स्कल बोन्स होगी वो थिन हो जाएगी। पतला होने का रीजन ये होता है कि ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से जो हेड होगा वो धीरे धीरे उसके अंदर इतना बड़ा होता रहेगा, ठीक है। जो डायग्राम के अंदर आप सर्च कर सकते हैं कि हाइड्रोसेफेलस बेबी के अंदर जो सिर होगा वो बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से सिर बड़ा होगा तो जो स्कल की बोन होती है वो पतली हो जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट मैकवान्स क्रैकपॉट साइन, ठीक है। और जो बेबी का जो सिर होता है उसके ऊपर हम इसको टच करते हैं, मतलब उसको टैपिंग करते हैं, ठीक है। तो जो टूटा हुआ, जो फूटा हुआ जो मटका होता है, ठीक है, जो मटका होता है, जो मटके का आवाज कैसा आता है, जो फूटा हुआ होता है, तो सेम एज इट इज ऐसी आवाज आती है उसके अंदर, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर जो सिम्टम्स होता है द मैकवान्स क्रैकपॉट साइन होता है वो हाइड्रोसेफेलस के अंदर हमको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम उसके अंदर आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। मतलब मैकवान्स क्रैकपॉट साइन का मतलब कि ये जो फूटा हुआ जो मटका होता है, जो मटकी होती है जो
जो उसके अंदर दरार होती है या फिर जो टूटा हुआ होता है, तो उसको यदि हम टैपिंग करते हैं तो उसके अंदर जो साउंड अवेलेबल होता है, सेम वैसे भी उसके अंदर भी ऐसा अबनॉर्मल तरीके से बेबी के सीट के ऊपर हम टैपिंग करने के ऊपर ऐसा साउंड आता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हाई पिच क्राई, और वो बहुत ही तेज पिच वाला वो मतलब चिल्लाता है या फिर वो रोता है, ठीक है। उसकी जो पिच होगी वो बहुत ही हाई वाली होती है, ठीक है। डायलेट स्काल्प वेव, ठीक है, और जो स्काल्प के ऊपर जो ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, तो उसके अंदर ज्यादा सेरेब्रल जो फ्लड का प्रेशर होने की वजह से वो डायलेशन उसके अंदर रहेगा, मतलब जो वेन वगैरह होगी उनके अंदर भी ज्यादा प्रेशर लगने की वजह से वो डायलेटेड रहती है, ठीक है। स्काल्प का मतलब होता है कि जो बेबी का जो स्कल होता है, ठीक है, उसकी जो कवरिंग होती है स्किन की जो लेयर, उसको हम स्काल्प के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जहां पे बाल उगते हैं उस एरिया को हम स्काल्प बोलते हैं, ठीक है। और वेन का मतलब ब्लड वेसल जो डायलेट हो जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट सीजर्स, उसको चक्कर भी आ सकते हैं, नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है और हेडेक हो सकता है, ठीक है। मतलब उसको सिर दर्द होगा, नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है और चक्कर भी नोटिस हम कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट एक और जो साइन होता है उसके अंदर अवेलेबल होता है कि उस बेबी की जो आंखें होगी तो वो जैसे सनसेट होता है, ठीक है, मतलब जो सूर्य अस्त, मतलब जो सूर्य अस्त होता है, मतलब ऐसे जो इवनिंग के टाइम के ऊपर जैसा जो एकदम जो बादल कैसे हो लाल हो जाते हैं, ठीक है, तो वो जब सन सेटिंग होता है, मतलब जो सन का जो सूर्य अस्त होता है, ठीक है, तो सूर्य अस्त के टाइम पे अंदर जो बादल होते हैं वो जैसे रेड कलर के हो जाते हैं, तो उस हाइड्रोसिफेलस वाले बेबी के अंदर भी उसकी आंखें यदि हम विजुअलाइज करते हैं, ठीक है, तो उसकी आंखें भी जो सनसेट आईज होती, उस जो सनसेट के टाइम में जो स्काई होता है उसके जैसा का जैसा अपीयरेंस होता है, ठीक है। तो उसके अंदर एक और साइन होता है सनसेट आईज होता है, वो भी इस हाइड्रोसिफेलस के अंदर हम नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, द हियर्स आर द सिम्टम्स नोटिस इन द हाइड्रोसिफेलस कंडीशन। ओके, the next after the clinical manifestation at last the confirmation of the hydrocephalus condition, ठीक है। तो हाइड्रोसेफेलस को कंडीशन उसका आइडेंटिफिकेशन उसका करेंगे, तो कंफर्म करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो मेजरमेंट के द्वारा, ठीक है, मतलब अलग अलग जो लैबोरेटरी जो फाइंडिंग्स होती है, रिपोर्टिंग्स होती है, उसके द्वारा हम हाइड्रोसेफेलस वाली कंडीशन को हम कंफर्म करेंगे। उसी के अंदर हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीटी स्कैन करेंगे जो स्कल वाले एरिया का, एमआरआई और एक्सरे वगैरह करेंगे, और जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है वो सेंट्रल जो कैथेटर होती है, जो ब्रेन के अंदर कैथेटर के द्वारा मॉनिटर के अंदर इंसर्ट करके, मतलब एक जो कैथेटर होती है और एक जो मॉनिटर होता है जिसके अंदर हमको प्रेशर बताता है, ठीक है। तो स्कल के अंदर जो कैथेटर होती है सेंसिटिव, उसको हमको रखा जाता है, वो मॉनिटर पे हम मेजरमेंट कर सकते हैं। जो सेंट्रल कैथेटर के द्वारा जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है उसका हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री कलेक्शन के द्वारा उसकी जो एंटीनेटल रिपोर्ट या फिर जो फैमिली मेंबर से हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन का साइन एंड सिम्टम्स, जो सिर बड़ा होगा, ठीक है, जो आंखें उसके अंदर निस्टेगमस हो सकता है, जो सूचर लाइंस वगैरह, तो ये साइन एंड सिम्टम्स बेसिकली इसके अंदर हम देख सकते हैं, ठीक है। और सीटी स्कैन, एमआरआई और एक्सरे के द्वारा इसका हम जो कंफर्मेशन करेंगे इमेजेस के द्वारा, ठीक है। तो उसके अंदर हमको कुछ अबनॉर्मलिटी यदि दिखती है उसके फ्लो के अंदर, तो उसके अंदर हम मेजरमेंट उसका मैनेज हम कर सकते हैं। तो इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के द्वारा तो हाइड्रोसेफेलस को हम क्लेरिफिकेशन कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट कंफर्म करने के बाद में जो हाइड्रोसेफेलस वाली कंडीशन है उसका हम मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट के अंदर दो मैनेजमेंट क्राइटेरिया उसके अंदर अवेलेबल है, मेडिसिन मैनेजमेंट, ठीक है। जो मेडिसिन होती है मैनिटोल एंड एसिडाजोलामाइड, ठीक है। तो मैनिटोल और एसिडाजोलामाइड होती है वो बहुत ही विस्कस मेडिसिन होती है, ठीक है। विस्कस मेडिसिन का मतलब जो आपने जो शक्कर का पानी देखा होगा या फिर जो
शहद होता है, जो हनी होता है, ठीक है, उस हनी के जैसी ये जो मेडिसिन होती है मैनिटोल और एसिटाजोलामाइन, ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर कोई भी ज्यादा विस्कस वाला जो फ्लूइड होता है तो वो यदि बॉडी के अंदर इंसर्ट कराया जाता है, ठीक है, तो वो पूरी तरह से वो नॉर्मल आइसोटोनिक हो जाता है, ठीक है। तो यदि मैनिटोल और एसिटाजोलामाइन होता है वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगी और जब ब्रेन वाले एरिया के अंदर पहुंचेगी तो वो उस हाइड्रोसेफेलस के कंडीशन के अंदर जो ज्यादा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। तो इसके वजह से ये जो मैनिटोल और एसिटाजोलामाइन जो होती है मेडिसिन वो इसके अंदर हम देते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है क्वारेटोप्लेक्सोटोमी, ट्यूमर रिमूवल एंड एपी एंड वीपी शंट, ठीक है। तो क्वारेटोप्लेक्सोटोमी का मतलब होता है कि जो जहां से अबनॉर्मल तरीके से ज्यादा जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उस एरिया को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन होता है वो अबनॉर्मल तरीके से कम हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट ट्यूमर रिमूवल, ठीक है। ट्यूमर रिमूवल का मतलब होता है कि जो पाथवे होता है, जो रास्ता होता है, उसके अंदर ट्यूमर होने की वजह से या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसको हमको रिमूव कर देना है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द एपी शंट एंड द वीपी शंट, ठीक है। तो एपी शंट और वीपी शंट का मतलब ये होता है कि जो बेबी का स्कल होता है, ठीक है, तो बेबी का जो स्कल के अंदर जो एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है, तो उसको ब्लड के अंदर जो हार्ट के अंदर हम ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो एट्रियम जो तो नेक्स्ट एपी शंट और वीपी शंट के अंदर क्या करता है कि जो स्कल के अंदर जो हाइड्रोसेफेलस होता है तो उसको हमको ड्रेनेज कर देते हैं हार्ट के अंदर, ठीक है। हार्ट के अंदर से जो वो ब्लड के अंदर सर्कुलेट होएगा और जो पूरी तरह से उसका एब्जॉर्प्शन हो सकता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर जो हाइड्रोसेफेलस के कंडीशन के अंदर जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसको हम हार्ट के अंदर जो एट्रियम होता है, ठीक है, तो उस एट्रियम के अंदर उसको ट्रांसफर करते हैं तो वो एपी शंट होता है, ठीक है। द आर्टरियोपोर्टल शंट, ठीक है, शंट का मतलब होता है उसका ट्रांसफरिंग उसको कर देना, ठीक है। देन नेक्स्ट होता है वीपी शंट, ठीक है, मतलब जो ब्रेन के जो वेंट्रिकल के अंदर जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसको हमको ट्रांसफर करना है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, जो पेट की जो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो पेरिटोनियल फ्लूइड होता है उसके साथ में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को मिक्सअप मतलब उसको ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से यदि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा तो हाइड्रोसेफेलस जो स्क्रेनियल कैविटी के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो कम हो सकता है और आईसी पे थोड़ा कम हो सकेगा, ठीक है। इसके अंदर अबनॉर्मल प्रोडक्शन हो रहा है तो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर उसको भेज दिया जाएगा और वहां पे उसका एब्जॉर्प्शन हो सकता है, ठीक है। दूसरा हमने क्राइटेरिया लिया आर्टरियोपोर्टल शंट, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर तो क्रेनियल कैविटी के अंदर जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है हायर अमाउंट के अंदर जमा हो रखा है उसका ट्रांसफर उसको हम हार्ट का जो एट्रियम वाला पोर्शन है उसके अंदर हम कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एब्जॉर्प्शन जो ब्लड के अंदर सर्कुलेट हो सकता है, ठीक है। ओके, तो दिस ऑल अबाउट द मैनेजमेंट क्राइटेरिया रिगार्डिंग द हाइड्रोसेफेलस, ठीक है। तो हाइड्रोसेफेलस का इंट्रोडक्शन से लेकर किस वे के अंदर उसका मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अनदर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।